पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में डेडलॉक बरकरार है। सिंध हुकूमत एमक्यूएम क़यादत से जनरल वर्कर्स इजलास से कबल राबता करेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत और एमक्यूएम का काफ़ी बातों पर इत्तफाक भी हुआ है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आला को एमक्यूएम से राबता रखने की हिदायत भी सामने आई है। अब नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, मुलाकातें ज़ोरों से जारी हैं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में डेडलॉक है। इसी पर बात करेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी देखें, जो गुज़श्ता रात के इजलास चले हैं उसका आज एक फॉलोअप नज़र आ रहा है। चूँकि रात ये महसूस हुआ था कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई एक डेडलॉक कायम हो गया था, लेकिन आज की खबर ये है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आला सिंध को हिदायत की है कि वो दोबारा एमक्यूएम के साथ रब्ता करें और सिंध हुकूमत एमक्यूएम के साथ रब्ता करके दोबारा उनसे मामलात देख ले। चूँकि आज फिर माहौल काफ़ी गर्म है। आज शाम को एमक्यूएम ने 6 बजे अपना एक जनरल वर्कर इजलास भी बुलाया हुआ है। अभी थोड़ी देर कबल जमात इस्लामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये धमकी दी है कि 24 घंटों के दौरान अगर बल्दियाती इलेक्शन के बारे में कोई वाज़ेह ऐलान नहीं हुआ तो जमात इस्लामी वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देगी। एमक्यूएम के अंदर भी एक ये राय है कि सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा भी किया जाए, ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। लेकिन इन तमाम बातों में सिंध हुकूमत ने यकसोई से ये कोशिश की है कि बल्दियाती इलेक्शन के मामलात को किसी भी तरह हल किया जाए। इसी वजह से आज फिर एक राब्तों का सिलसिला चल पड़ेगा। इम्कान ये है कि एमक्यूएम के जनरल वर्कर इजलास से कबल सिंध हुकूमत के वज़रा का एमक्यूएम के रहनुमाओं से कोई रब्ता हो और रात जो सूरत हाल डेवलप हुई थी उस पर दोबारा से कोई बातचीत हो, ताकि एमक्यूएम अपने जनरल वर्कर इजलास में कोई सख्त किस्म का ऐलान ना करे। लेकिन बहरहाल ये तमाम राब्ते अभी भी जारी हैं। इसके बारे में कोई हतमी फ़ैसला अभी तक भी नहीं हुआ है। अलबत्ता बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ये राय कायम है कि जो एमक्यूएम का मुतालबा है हल्का बंदियों का, सिंध हुकूमत कह रही है कि हल्का बंदियाँ सिंध हुकूमत नहीं कर सकती, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। तो अगर एमक्यूएम और दीगर इत्तेहादी जमातें चाहें तो पीपल्स पार्टी उनके साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों से बात भी कर सकती है, लेकिन हल्का बंदियाँ सिंध हुकूमत नहीं करा सकती। तो इस पे डेडलॉक है। बुनियादी तौर पे हल्का बंदियों पे देखना यह है कि एमक्यूएम अपने जनरल वर्कर इजलास में आज शाम को इस मसले पर क्या स्टैंड लेती है। अलबत्ता वफाकी हुकूमत के कुछ ज़िम्मेदारों से रब्ता हुआ तो बताया जा रहा है कि एमक्यूएम ने उन्हें ये ज़मानत दी है कि वो फ़िलहाल ना वजारतें छोड़ रहे हैं, ना बल्दियाती इलेक्शन के बाइकाट की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। अलबत्ता ये सारी बातें फिर भी जनरल वर्कर इजलास के सामने रखी जाएंगी जहाँ पे कोई फ़ैसला होगा। अच्छा आजिज़, ये भी बताइएगा कि किन किन बातों पर इत्तफाक हुआ है। लगता तो यही है, मुलाकातें जितनी शिद्दत से जारी हैं, ये एक इत्तेहाद जो बनने जा रहा है, जो एक शमूलियत इख्तियार की जा रही है, वो किसी सूरत भी टूटने नहीं दी जाएगी, ऐसा लग रहा है। इनका बरकरार है। पीडीएम का इत्तेहाद है। बुनियादी तौर पे पीडीएम की जो मौजूदा हुकूमत है उसका हिस्सा हैं सब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम, ये तमाम की तमाम जमातें पीडीएम की वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। और यहाँ पे अगर सूबाई हुकूमत की बात करें तो सूबाई हुकूमत में भी एमक्यूएम इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है। गवर्नर इस वक्त एमक्यूएम का है। एमक्यूएम की मर्ज़ी पर अभी एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर हो चुके हैं। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर और कराची के मुख्तलिफ अजला का एडमिनिस्ट्रेटर, हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर, ये तमाम एमक्यूएम की मर्ज़ी के मुताबिक सिंध हुकूमत मुकर्रर कर चुकी है और कल तक भी इनकी बातें जारी हैं। तो इत्तेहाद तो बरकरार है इनका। ये नहीं कहा जा सकता कि इत्तेहाद को कोई ख़तरा है। अलबत्ता एमक्यूएम का अपना स्टैंड है, वो ख़ास तौर पर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से है। और एमक्यूएम कह रही है कि नई हल्का बंदियाँ कराएँ, उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। लेकिन बल्दियाती इंतखाब पे इलेक्शन कमीशन और सिंध हाई कोर्ट के भी फैसले हैं। यही रात के इजलास में हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने ये ब्रीफिंग दी है कि सिंध हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का दबाव है कि बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को कराए जाएँ। इस वजह से जो है सिंध हुकूमत मजबूर है। लेकिन एमक्यूएम का अपना स्टैंड है और उसको अपने फ़ैसले करने का अख्तियार बहरहाल हासिल है। जी अच्छा आजिज़, हमने ये भी देखा था कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान मुज़ाकरात भी तातुल का शिकार रहे हैं, वो कहाँ तक पहुँचे हैं?
हाँ जी, मुज़ाकरात तातुल तो नहीं हुआ। मुज़ाकरात कल बड़े फेयरली हुए दोनों तीनों जमातों के दरमियान, लेकिन चूंकि रात गए इजलास ख़त्म हुआ, उसके बाद मूड का पता नहीं चल रहा है कि एमक्यूएम का क्या मूड है और सिंध हुकूमत का क्या मूड है। तो आज दोबारा से जब राब्ते होंगे तो अंदाज़ा होगा कि कौन सी जमात कहाँ पर खड़ी है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के ज़राए ये कह रहे हैं, सिंध हुकूमत के ज़राए कह रहे हैं कि सूबाई वज़ीर से मेरी बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि वो एमक्यूएम को नाराज़ होने नहीं देंगे और एमक्यूएम से दोबारा रब्ता करेंगे और एमक्यूएम हमारे साथ इत्तेहाद में शामिल है और इंशाल्लाह ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा। जी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि एमक्यूएम और पीपी के शरीक जो चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी, दोबारा जो है बुध को मुलाकात भी मुतवक्के है, इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ख़बरें तो बहुत सारी हैं कि यही इसी तनाजुर में ये बात हो रही है कि सूबाई वज़रा को कहा गया है कि वो एमक्यूएम से दोबारा रब्ता करें। यकीनन जब रब्ता होगा, एक ज़राए तो ये भी कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने रात एमक्यूएम के रहनुमाओं को ये भी कहा कि परेशान होने की बात नहीं है, बलदियाती इलेक्शन में भी हम आपके साथ खड़े हैं, इस तरह की बात भी हुई है। लेकिन बहरहाल बलदियाती इंतखाबात जब होते हैं तो हर जमात का अपना अलग अलग रास्ता होता है, अपनी अपनी पार्टी होती है, अपने अपने उम्मीदवार होते हैं जो एक दूसरे के मुकाबले में होते हैं। सीट एडजस्टमेंट की बात भी इसमें हो सकती है कि बाज़ इलाकों में जहां एमक्यूएम के असर के इलाके हैं वहां पे पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवारों को दस्तबरदार भी कर सकती है, इस तरह की सूरत हाल भी जन्म ले सकती है। लेकिन इसके बारे में आज हम कम अज़ कम अभी तक हतमी बात नहीं कर सकते। ठीक है, आजिज़ जमाली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नबील गबूल कहते हैं कि एमक्यूएम वालों ने गैंग को जमा करना शुरू कर दिया है, लेकिन अब कराची को इनके हवाले नहीं किया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन को आगे करवाने के लिए एमक्यूएम ब्लैकमेलिंग की सियासत पर उतर आई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबूल की गुफ्तगू का अहवाल जानते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से आगाह करते जाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नबील गबूल कहते हैं कि एमक्यूएम वालों ने गैंग को जमा करना शुरू कर दिया है, लेकिन अब कराची को इनके हवाले नहीं किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार नबील गबूल के साथ। सरदार नबील गबूल से बात करते हैं। नबील गबूल, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कहा कि 15 जनवरी को इलेक्शन होगा और 16 जनवरी को मेयर कराची जियाला होगा। तो ये इतने आसानी से कैसे मुमकिन है? तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, एमक्यूएम भी एक होने जा रही है, तो किस तरीके से देख रहे हैं जो इलेक्शन है? आपने देखा होगा ये रोड सामने यहाँ पर खुद रहा है, यहाँ पर अंडरपास भी बन रहा है, यहाँ पर जो है रेड लाइन बस भी शुरू हो रहा है। ये तरक्याती काम कराची में जितना पीपल्स पार्टी ने किया है वो किसी ने नहीं किया। आप देखें, ग्रीन लाइन बस हो गया, रेड लाइन बस हो गया, ट्रांसपोर्ट का कितना बड़ा मसला हल किया, पानी का K4 लाइन, यानी कराची के जितने तरक्याती काम है पीपल्स पार्टी ने किया। हमें पूरा यकीन है कि 15 तारीख को इलेक्शन होगा, पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। और सही कहा कि हमारे जो चेयरमैन बिलावल साहब ने, उनको पूरा यकीन है कि हमारा कोई जाला ही जो है, एक वर्कर ही, उसको हम मेयर कराची इंशाल्लाह बनाएंगे। बाकी हमें ये दुख हो रहा है कि एमक्यूएम वाले जो है वो रोड़ा अटका रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ये इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि उनको अभी तक उनकी तैयारी नहीं है, क्योंकि वो अपने पूरी गैंग को जमा कर रहे हैं। वो उस गैंग को जमा करने में लगे हुए हैं कि वो फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और सब जो है वो एमक्यूएम में आए तो फिर इलेक्शन हो। वो ये समझते हैं कि ये कोई सुपरमैन है, ये आकर जो है इलेक्शन में जो है कामयाब होंगे और एमक्यूएम मजबूत होगी। तो वो उनको करने दें, उनकी सोच है। हमारी वो एलाइज जमात है, हम उनको नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन कराची को हम एमक्यूएम के हवाले दोबारा नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कराची पीपल्स पार्टी का इंशाल्लाह रहेगा। और ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन को आगे करने की और ब्लैकमेल की सियासत, मुझे खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने शहबाज शरीफ को जो ये धमकी दी है कि हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, तो इसको मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एमक्यूएम जो है वो ब्लैकमेलिंग की सियासत पर उतर आई है। अच्छा, इमरान खान का दौरा के भी थोड़ा सा मुख्तसर करिए। इमरान खान दौरे पे दौरा करते जाए, उनको दौरा लग गया है तो अल्लाह करे उनको जो है वो दिमागी दौरा उनका ठीक हो जाए, तो वो उसका दौरे का कोई अहमियत नहीं है। बहुत शुक्रिया नबील साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबूल का यही कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहर कराची में बड़े तरक्याती काम करवाए हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो। तो इसलिए उनको ये यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है 15 जनवरी की जो इलेक्शन है उसमें
जो मेयर होगा वो जियाला होगा। इसके अलावा नबील गबूल ने MQM पाकिस्तान के ऊपर भी काफ़ी तनकीद की है और उनको जो एक इत्तेहाद जो उनका इंतज़ाम जो हो रहा है उस हवाले से उनको एक गैंग और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है खालिद मकबूल सिद्दीकी को उसको एक ब्लैकमेलिंग शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बल्दिया उज़्मा कराची महकमा इंसदाद तजावुज़ात के सीनियर डायरेक्टर इमरान अहमद राजपूत का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की हिदायत पर तजावुज़ात के खिलाफ तमाम अजला में मुस्तकिल इंसदाद तजावुज़ात मुहिम जारी है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान की हिदायत पर महकमा इंसदाद तजावीज़ात की जानिब से जो शहर भर में तजावीज़ात का खात्मा है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ़्ते से तेज़ी देखी जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी 5 अजला में बैक वक्त ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन की खुसूसियत ये थी कि जो ब्रिजेज़ हैं, फ्लाईओवर्स हैं, उनके नीचे जो तजावीज़ात हैं वो भी हटाई गई हैं। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC इमरान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, फरमाइएगा कि ये जो कार्रवाई है इसमें तेज़ी की वजूहात क्या हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत है किसी भी ब्रिज के नीचे कोई तजावज़ात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर सैफुर रहमान ने जैसे ही चार्ज लिया हमें इस पर सख्ती से पाबंद किया है तमाम डिपार्टमेंट्स को। इसमें 3 डिपार्टमेंट्स को ज़्यादा फोकस किया है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पार्क डिपार्टमेंट और एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट। तो हम तजावज़ात पे जो काम कर रहे हैं ब्रिजेस के नीचे, वहाँ दस्तरखान की सूरत में हो, फलाही इदारों के दस्तरखान लगे हुए हैं, वहाँ पर लोगों का रश रहता है। उसके अलावा पंक्चर शॉप हो या जो रिहाइश की हुई है जो लोगों ने, उनको हम लोग बिल्कुल हमारी टीम में भरपूर तरीके से ऑपरेशन करके क्लियर करवा रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात का 15 जनवरी को इनेकाद होने जा रहा है। ये फरमाइएगा कि सैकड़ों पोलिंग स्टेशन शहर में कायम होंगे और लामहला वहाँ पे भी तजावीज़ात हैं। उन तजावीज़ात के खात्मे के लिए क्या हिकमत अमली आपने मुरतब की है? देखें, इस पर इलेक्शन कमीशन ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इलेक्शन प्लान बनाया हुआ है। जहाँ उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी हमारी टीमें मौजूद होंगी और उनके हिदायत के मुताबिक हम लोग भरपूर तरीके से काम करेंगे। मशीनरी की कमी आपके पास काफ़ी बताई जाती है, आप मुझे बताइएगा कि कितनी रुकावट का सामना है मशीनरी ना होने की वजह से तजावीज़ात के खात्मे में? देखें, तजावज़ात का एक जंगल बना हुआ है, पूरा शहर आपके सामने है और हमारे महदूद वसाइल हैं। हम डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, हम रात तक काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें परेशानी तो है, लेकिन हम इसी में कोशिश कर रहे हैं मैनेज करें, क्योंकि KMC के फाइनेंशियल हालात आपको पता है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इन्हीं वसाइल में रहते हुए भरपूर काम करके दिखाएं। बिल्कुल, तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाई मौसर अंदाज में मुसलसल जारी रहेगी, ये कहना है इमरान राजपूत का। जबकि इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि पॉलीथीन बैग्स के खिलाफ कार्रवाई का भी दोबारा से आगाज़ होने जा रहा है। मुआशी सुस्त रवि और सनती पैदावार और मुतासर होने से तेल की फरोख्त में 11% कमी सामने आई है। माहिरीन का कहना है महंगाई की वजह से भी फ्यूल के इस्तेमाल में कमी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 में तेल की फरोख्त में 6 माह में 19% कमी हुई और तेल की फरोख्त में 90,33,000 टन रही है। मुआशी सुस्त रवि और सनती पैदावार मुतासर होने से तेल की फरोख्त में 11% कमी हुई है। माहिरीन का इस सवाल से कहना है कि महंगाई की वजह से भी फ्यूल के इस्तेमाल में कमी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 22 में तेल की फरोख्त में 6 माह में 19% कमी हुई है और तेल फरोख्त में 90,33,000 टन रही है। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, सनतों की पैदावार मुतासर होने से भी ट्रांसपोर्ट की डीजल की तलब में कमी देखी गई है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, देखा जाए मुआशी सुस्त रवि है उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है और यहाँ पे जो रिपोर्ट सामने आई है कि सनतों की पैदावार मुतासर होने से ट्रांसपोर्ट की जो है डीजल की तलब में नुमाया कमी देखी गई। दिसंबर 2022 में तेल की फरोख्त अप्रैल 2022 की कम तरीन सतह तक गिर गई और इसकी अहम वजह यह है कि जो मुआशी सुस्त रवि है उसका इम्पैक्ट मईशत पे नजर आ रहा है और यहाँ पे नवंबर 2022 के मुकाबले दिसंबर 2022 में तेल की फरोख्त में 14% कमी हुई है, जबकि दिसंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2022 में तेल की फरोख्त में 11% की कमी हुई है। और हमारा माली साल जो 6 माह जो गुजरे दिसंबर के इख्तिताम पर उसमें देखा जाए तो उसमें भी तकरीबन 19% की नुमाया कमी हुई है। और यहाँ माशी माहिरीन का कहना है कि इसका इम्पैक्ट ये कि पाकिस्तान से दरामदी तेल का बिल भी कम होगा और यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल और फर्निश ऑयल की जो कमी हुई है उससे जो दरामदी बिल में उसमें भी कमी होगी। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये मईशत में जो सुस्त रवि है उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है और ये जो फरोख्त है अप्रैल 2020 की कम तरीन सतह जो कोविड में लॉकडाउन हुआ था उसकी कम तरीन सतह तक गिर गया, ये कंसर्न देखी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। PTI ने एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्री को वफा ने दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इंतखाबी कवानीन से मुतसादम ये तयनातियाँ गैर कानूनी और कालदम करार दी जाएं। इन अफसरान की तकर्री बल्दियाती इंतखाबात पर असर अंदाज होने की कोशिश है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा इस बारे।
जी, पाकिस्तान तहरीक के खिलाफ कराची की क़यादत की जानिब से एक आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि मुख्तलिफ अज़ला में जो एडमिनिस्ट्रेटर की तैनातियाँ की गई हैं वो सियासी बुनियादों पर की गई हैं और बेशतर का ताल्लुक MQM से बराह रास्त है। MQM के अरकान में शुमार होता है और जब इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाए तो उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की जा सकती और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। इस सिलसिले में उनकी जानिब से ये सजा की गई है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो तैनातियां हैं उसे कलअदम करार दिया जाए, जिस पर अब सिंध हाई कोर्ट के चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। बल्दियाती इंतखाबात से कबल तकर्रुर तबादले एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्रियों को मुअत्तल कर दिए जाने की तवक्को है। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी को तकर्रियों की मुअत्तली के लिए वज़ीर आला की इजाज़त का इंतज़ार है। एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्रियों को बल्दियाती इलेक्शन तक मुअत्तल कर दिया जाएगा। अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें, बल्दियाती इंतखाबात से कबल तकर्रुर तबादले एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्रियों को मुअत्तल करार दिए जाने की तवक्को है। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी को तकर्रियों की मुअत्तली के लिए वज़ीर आला की इजाज़त का इंतज़ार है। एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्रियों को बल्दियाती इलेक्शन तक मुअत्तल कर दिया जाएगा। अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें, तकर्रुर तबादलों के हवाले से बल्दियाती इंतखाबात से कबल जो तकर्रुर तबादले हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तकर्रियों को मुअत्तल करार दिए जाने की तवक्को जाहिर की जा रही है। ज़राए कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को तकर्रियों की मुअत्तली के लिए वज़ीर आला की इजाज़त का इंतज़ार है और एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्रियों को बल्दियाती इलेक्शन तक मुअत्तल कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ज़राए के हवाले से बल्दियाती इंतखाबात से कबल तकर्रुर तबादले के हवाले से अपडेट करें। एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्रियों को मुअत्तल करार दिए जाने की तवक्को ज़ेरे गौर है। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी को तकर्रियों की मुअत्तली के लिए वज़ीर आला की इजाज़त का इंतज़ार है। एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्रियों को बल्दियाती इलेक्शन तक मुअत्तल कर दिया जाएगा। आप नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात का 15 जनवरी को इनेकाद है। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात का इंदिया दिया है। बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेशन की तकर्रियों पर फिर सवाल उठने लगे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तकर्रियों पर पाबंदी आयद कर रखी है। आज एडमिनिस्ट्रेशन की तकर्रियों को मुअत्तल करार दिए जाने का इम्कान लग रहा है और एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्रियों पर अदलिया ने इन पर्सन चीफ सेक्रेटरी सिंध को तलब किया है और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने एडमिनिस्ट्रेशन की तकर्रियों को मुअत्तल करने की मंजूरी चीफ मिनिस्टर को भेज रखी है। ज़राए के मुताबिक अपने नाज़रीन को आगाह करे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तकर्रियों को बल्दियाती इलेक्शन तक मुअत्तल कर दिया जाएगा, ऐसा ज़राए हमारे कहते हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध को डिपुटेशन पर महकमा बल्दियात में अफसरान की तैनातियों पर भी अदलिया आड़े हाथ ले सकती है। इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर के मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम जारी है। आज घारो ग्रिड पर सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक मेंटेनेंस शट डाउन रहेगी। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ग्रिड से मुंसलिक सारिफीन को आर्जी तौर पर बिजली की फ्राहमी मुअत्तल की जा सकती है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, अपडेट कीजिएगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से मुख्तलिफ जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ पर मेंटेनेंस का काम जो है वो किया जा रहा है और गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान हमने देखा मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन पर जो है वो काम किया गया। आज भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से घारू का जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ सुबह 8:30 बजे जो है वो मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया था, जिसके सबब जो मुंसलिक एरिया है ग्रिड स्टेशन से वहाँ पर बताया जा रहा है कि सुबह 8:30 से शाम 6:30 के दौरान जो है वो मेंटेनेंस शटडाउन जो है वो उन इलाकों में देखा जा सकता है। कुछ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में जो है वो बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल की जा सकती है। इस हवाले से कि इलेक्ट्रिक ने अपने सार्फिन को जो है वो बदरिया SMS कल जो है वो आगाह भी कर दिया। सेहत के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। मुल्क भर की तरह कराची में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट फैलने का खदशा है। नए वेरिएंट की क्या अलामात है और इससे कैसे बचा जा सकता है, हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी ने डॉक्टर कैसर सज्जाद से बात की है, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल चाइना के अंदर कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है वो सामने आने के बाद यही कहा जा रहा है कि वहाँ पर कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा महकमा सेहत सिंध की जानिब से भी बताया गया है कि सूरत हाल के पेश नज़र सिंध के अंदर भी जो कोरोना का नया वेरिएंट है वो फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से जो तिब्बी माहिरीन है वो यही कहते हैं कि जिस तरीके से पहले एहतियात किया गया था इसी तरीके से दोबारा एहतियात
एहतियात करने की ज़रूरत है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता नया वेरिएंट आता है पाकिस्तान के अंदर तो ऐसी सूरत में उससे जो है वो निपटा जा सके। मेरे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जिस तरीके से चीन के अंदर नया वेरिएंट आने की इतलात आ रही हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है और लोगों को क्या क्या एहतियात करना चाहिए? देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ अच्छी नहीं है, और वो इसलिए नहीं अच्छी है कि हमारे यहाँ टोटली जो आवाम हैं, लोगों को उन्होंने ये सोचा है कि कोरोना का पाकिस्तान से ख़ात्मा हो चुका है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी गैदरिंग में, किसी भी बाज़ार में, शादी ब्याह में, वहाँ आपको कहीं पर भी कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर आपको नज़र नहीं आएगा, मास्क तक नज़र नहीं आएगा, बल्कि जो मास्क पहन कर आते हैं उनको अजीब नज़रों से देखा जाता है। इस वक्त सूरत हाल इतनी ख़राब है कि चाइना के अंदर जो है वो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, उसके सब वेरिएंट 50 सब वेरिएंट जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, और अब पिछले 1 महीने से वो वहाँ से निकल के मुल्क के दूसरे दुनिया के में मुल्क, बहुत सारे मुल्कों में ये फैल चुका है। करना ये चाहिए हमें कि आवाम को भी और सरकार को भी एहतियाती तदाबीर, इससे बचाव के एहतियाती तदाबीर करने चाहिए ताकि ये बीमारी फैले नहीं। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब का कहना है कि अपनी भी जान बचानी है, लोगों की भी जान बचानी है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एहतियात करना पड़ेगा। मास्क, डॉक्टर साहब का कहना था कि उसको लाजमन जो है वो लगाएं, ताकि जो नया वेरिएंट है उससे महफूज रहा जा सके। इसके अलावा डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि ना सिर्फ चीन बल्कि जो दीगर ममालिक दुनिया के, वहाँ पर भी जो इसका नया वेरिएंट है वो सामने आ रहा है, उसके मरीज़ सामने आ रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में इस वेरिएंट को रोकने के लिए लोग एहतियात करें और मास्क का इस्तेमाल करें, और जो समाजी फासले कहते आ रहे हैं, तिब्बी माहिरीन, वो भी बरकरार रखें। जी, दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केसेस सामने आने लगे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर क्या हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं, ये अपने नाज़रीन तक हम पहुंचाते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केसेस सामने आने लगे हैं, और कोरोना वायरस से बचने के लिए मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर हिफाजती तदाबीर जो हैं वो अपनाई जा रही हैं। ये हिफाजती इक़दाम क्या हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से, जो इस वक्त तर्जुमान सिविल एविएशन सैफुल्लाह खान के साथ मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें, दुनिया भर में एक दफ़ा फिर कोविड के केसेस सामने आने के बाद जो है ओमिक्रॉन से बचाव के लिए पाकिस्तान भर के एयरपोर्ट्स पर क्या हिफाजती इक़दाम किए हैं। इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान सिविल एविएशन सैफुल्लाह खान मौजूद हैं। सैफुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि सिविल एविएशन की जानिब से बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के अब किस तरह टेस्ट होंगे और क्या हिफाजती इक़दाम किए गए? जी, बहुत शुक्रिया समर। जैसा कि आपको मालूम है कि NCOC के जो लास्ट डायरेक्टिव्स है बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को, जो उन्होंने कहा उसके मुताबिक 2% जो इंटरनेशनल अराइवल्स हैं उन पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग की जा रही है, और बिलखुसूस उन ममालिक से जहाँ से आने का ख़तरा है उनको बिलखुसूस उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, और मुश्तबा केसेस जो हैं उनकी RAT टेस्टिंग भी की जाती है। अगर वो इन 2% के अलावा भी हैं तो उनकी भी, और अगर मस्बत आने पे उनको NIH भेज दिया जाता है PCR टेस्टिंग के लिए। इसके अलावा डिपोर्टीज़ वगैरह जो आते हैं उनके टेस्ट भी बाकायदा लिए जा रहे हैं, और सिविल एविएशन का जो अमला है वो हम वक्त तैयार है, और वो सेहत का अमला जो है उनको हर मुमकिन ताउन फराम कर रहा है एयरपोर्ट्स पर। थर्मल स्कैनर वगैरह लगाए गए हैं क्या, या कोई ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी जिससे जो है ना ओमिक्रॉन का पता चल सके मुश्तबा अफराद का? जी देखें, थर्मल स्कैनर्स तो बेसिकली लगाए गए हैं, एयरपोर्ट्स पर लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा वो एकदम ज़ाहिर नहीं बता सकते कि कोई इन्फेक्टेड है कि नहीं है। हाँ, उससे आप एक मेजर है टेम्परेचर का, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है थर्मल स्कैनर्स, कि अगर कोई टेम्परेचर हो रहा है किसी को तो जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है तो उसको मुश्तबा की कैटेगरी में लेके उसका टेस्ट किया जाता है, और जैसा कि मैंने कहा कि पॉजिटिव आने पे उसका PCR टेस्ट NIH भेज दिया जाता है उनको। अच्छा, जो यहाँ से पाकिस्तान से जो बैरून मुल्क मुसाफिर जा रहे हैं उनकी क्या SOPs है? देखिए, ऐसा अभी बाकायदा कोई शर्त नहीं है उनके ऊपर सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन की लेने की। ये डिपेंड करता है एयरलाइंस पर कि उनकी तरफ से अपने पैसेंजर्स को क्या हिदायत दी गई हैं। अगर वो कहते हैं कि टेस्ट की जो सर्टिफिकेशन है वो लेकर आएँ तो यस लाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया। ये थे सैफुल्लाह खान, तर्जमान सिविल एविएशन। इनका कहना है कि जो बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर हैं, अगर कोई मुश्तबा उसमें जो मुसाफिर नज़र आ रहा है तो उसका फौरी तौर पे जो है टेस्ट किया जा रहा है और उसके बाद अगर पॉजिटिव आता है तो जिना अस्पताल उन्हें मुंतकिल जा रहा है, जबकि पाकिस्तान भर के एयरपोर्ट्स पर हिफाजती इकदाम जो हैं वो कर लिए गए हैं। जी, जिना अस्पताल में कोविड से निपटने के लिए कोविड वार्ड कायम कर दिए गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि 10 बेड्स हैं, जिनमें से 5 वेंटिलेटर्स हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा राबिल अशरफ जिना अस्पताल में मौजूद हैं, वो हमें मजीद अपडेट करेंगी। जी बिल्कुल, कोरोना का एक नया वेरिएंट जो है एक बार फिर से सर उठाने लगा है। चाइना में जो है काफ़ी केसेस इसके रिपोर्ट भी हो चुके हैं उसके कुछ इलाकों में, लेकिन कराची में अभी तक जो है अब कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले ही जाहिर है इकदाम किए जा चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना अस्पताल में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राबिया। इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर, मुझे बताइएगा कि मतलब कोविड के हवाले से आप लोगों ने क्या क्या इकदाम कर लिए हैं और अभी कितने बेड्स वगैरह जो है कोविड कोई वार्ड कायम कर दिया गया है? जी अस्सलाम वालेकुम। कोविड का ऐसा है कि हमारा क्योंकि 3 साल से मुसलसल कोविड चल ही रहा है, 2.5-3 साल से, तो ऐसा है कि हम स्टैंड बाय पे मौजूद हैं और हमारे पास कोविड आइसोलेशन मौजूद है, जहाँ पे आईसीयू का सारा सेटअप है, वेंटिलेटर्स हैं, बेड्स भी इस वक्त हैं। इस वक्त नंबर ऑफ़ बेड्स कम है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ जाते हैं उस लिहाज से हम पेशेंट्स को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी रखती है। अच्छा डॉक्टर, एक और बात बताइएगा कि लोगों के अंदर ना पहले से ही हाइप क्रिएट हो जाता है कि कोरोना आ गया है और अगर हम अस्पताल नहीं जाएंगे, मतलब क्यों? अगर क्या कहते हैं कोरोना आ गया तो लोगों को ये होता है कि कहीं हम अस्पताल चले गए और हमें डायरेक्ट उस वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, अगर हमें नहीं भी है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग जो है ये चाहते हैं कि हमें घर में ही आइसोलेट कर लें, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम पाकिस्तान के लोग, हमारे लोग माशाल्लाह बहुत बहादुर हैं और बहुत बहादुरी से सब ने कोविड का ना सिर्फ डॉक्टर्स ने बल्कि लोगों ने भी बहुत अच्छे से कोविड को कॉम्बैट किया है। तो अगर वो ये समझते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे घर पे हल्के फुल्के सिम्टम्स के साथ हैं, तो लोगों में भी ये अवेयरनेस अब आ गई है, तो वो घर पे ही अपने आप को ट्रीट कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम खुद ही से, जैसे इट्स अ फ्लू वेरिएंट ना, तो फ्लू की तरह ही इसको देखा जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर सिम्टम्स ज़्यादा हैं और चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं तो आते हैं, और हम भी अननेसेसरीली उनको एडमिट नहीं करते। ज़रूरी इकदाम क्या लेने हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब समझा के भेज देते हैं। मॉडरेट टू सिवियर कोविड को हम एडमिट करते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ डॉक्टर राबिया मौजूद थी। उनका यही कहना है कि यहाँ पर कोरोना अभी आया तो नहीं है, मगर यहाँ पर इकदाम पहले से ही कर दिए गए हैं। कोविड वार्ड जो है पहले से कायम है, यहाँ पर 10 बेड्स हैं यहाँ पर, जिनमें से 5 वेंटिलेटर्स हैं। उनके साथ यही कहना है कि अगर आपको थोड़ा सा अगर सिम्टम महसूस हो रहा है, जैसे फ्लू है, अगर वो आपको महसूस हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोविड ही हो, लेकिन अगर सिम्टम्स हैं तो आप डॉक्टर्स को लाजमी दिखाएं। उसके बाद लोगों में अवेयरनेस भी आ गई तो लोग अपने आप को घर में भी आइसोलेट कर सकते हैं। कुछ बात करते हैं शहर-ए-कायद के मौसम के हवाले से। शहर-ए-कायद में आइंदा चंद दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आदिया। बिल्कुल, दिसंबर भी गुजर गया, लेकिन कराची में इस साल सर्दी क्यों नहीं है, या पहले वाली शिद्दत की सर्दी क्यों नहीं है जो कि गुज़श्ता साल हुआ करती थी, ये हम हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज, उन्हीं से जानेंगे। अच्छा सरदार साहब, मुझे बताइएगा, एक तो इस दफ़ा मौसम जो है वो इतना सर्द नहीं रहा जो कि अमूमन कराची का खासा हुआ करता था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वैसे आपको याद हो अगर तो कराची में जो सही की सर्दी है ना, वो तो जनवरी में ही आया करती है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या मिड ऑफ दिसंबर के बाद कुछ ना कुछ होती है। जैसे इस साल भी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, यानी एक दिन 9.9 टेम्परेचर भी रहा, तो मतलब सिंगल डिजिट में आ गया था दिसंबर के आखिरी हफ्ते में। लेकिन अब जनवरी ज़्यादा, असल में आप एवरेज टेम्परेचर भी अगर देखें ना तो दिसंबर का मेरे ख्याल में 13 समथिंग है, और जनवरी का जाके फिर 12 एवरेज, जो रात के टेम्परेचर की एवरेज होती है। तो अब जो थोड़ी थोड़ी हवा चलनी शुरू हुई है, और उसमें ये कि जनवरी का ये हफ़्ता पहला जो है ना ठंडा है, और पहले से हम यही तवक्को कर रहे थे, एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे कि जी जो जनवरी का महीना होगा वो असल में ठंड होगी, रात की सर्दी बढ़ जाएगी। दिन को तो आपको पता है कराची में इतनी सर्दी नहीं होती, अमूमन नहीं होती जब तक कि हवा ना चले कोई ठंडी, जो कि आज कुछ ना कुछ चल रही है हवा। गुज़श्ता दिन भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चली थी, और अगले 2 दिन भी है इस तरह से ठंडी हवाएं चलेंगी। तो दिन का टेम्परेचर भी असल में जब तक नीचे ना आए, अभी तक 27-28 से ऊपर जा रहा था, कल भी 27.5 गया था। तो अभी ये जो अगले 4-5 दिन हैं इसमें 24 से 26 की रेंज में रहेगा टेम्परेचर। तो निस्बतन आपको ना फिर दिन में तो तेज़ धूप नहीं मिलेगी,
और रात का टेम्परेचर भी सिंगल डिजिट में आने का इम्कान है, 8-9 रहेगा 7 तारीख तक एटलीस्ट। तो ये रहेगा स्पेल सर। इस हफ्ते ये जो रवां हफ्ता है या एक हफ्ते तक कराची में जो है वो ज़रूर टेम्परेचर गिर सकता है, लेकिन सर्दी की वो कारोबारी खबरें शामिल करते हैं। रुपया कमजोर और डॉलर मजीद तगड़ा हो गया है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 57 पैसे महंगा होकर 227 रुपए पर जा पहुंचा है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक नए साल के पहले कारोबारी रोज तलब पर डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया है।